तो क्या हाल है दोस्तों। यह इस सीरीज का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देख लेना। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लाल बालों वाली लड़की आखिरकार ये फैसला करती है कि उन्हें एक दूसरे का सही से परिचय कराना चाहिए। वो अपना रईसी नाम केलिन डिडर बताती है। उसके बाद वो सफेद बालों वाली लड़की अपना परिचय नीना क्वेलियर के तौर पर देती है। फिर नीना अपने सोए हुए दोस्त का भी परिचय कराती है। उसका नाम रेमी ट्रालिया है। ये सब उलझे हुए फंतासी नाम सुनने के बाद काई सचमुच पसीने पसीने हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि वो इन्हें याद कैसे रखेगा। कुछ पलों के लिए उसका दिमाग पूरी तरह से जाम हो जाता है, पर फिर वो जल्दी से खुद को संभाल लेता है और अपने मिशन पर वापस ध्यान केंद्रित करता है। तभी केलिन उससे सीधा सवाल पूछती है, क्या तुम वाकई हमें सुरक्षित रख पाओगे? ये सवाल सुनकर काई कुछ पलों के लिए चुप हो जाता है। वो अपना सिर झुकाता है, शब्दों को ध्यान से चुनता है। फिर झूठी तसल्ली देने के बजाय वो ईमानदारी से कहता है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं इस सफर पर तुम्हारी पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। केलिन अपने जवाब से पूरी तरह चौंक जाती है। वो तुरंत पूछती है, तुम ये वादा क्यों नहीं कर सकते? काई गंभीर लहजे में जवाब देता है, मैं चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाऊं, असली लड़ाई में मैं किसी की भी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। वो खुद को याद दिलाता है कि ये दुनिया अब कोई खेल नहीं है। ये एक असली दुनिया है जहां खून बहाया जाता है और जानें दांव पर लगी होती हैं। उसके खेल के ज्ञान की भी अपनी सीमाएं हैं और वो कभी भी उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहता। फिर वो आगे कहता है, हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें पता ही नहीं कि रास्ते में हमें कितने दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। काई साफ साफ समझाता है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें हर संभव कोशिश करके सीधी लड़ाई से बचना होगा। दोनों लड़कियां आखिरकार कठोर सच्चाई को समझ जाती हैं। इस दुनिया में सिर्फ एक ही जिंदगी है, कोई रिस्पॉन नहीं, कोई रिट्राई नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं। काई फिर अपनी रणनीति को बिल्कुल साफ कर देता है। वो कहता है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उनके पास सिर्फ एक ही योजना है। जितना हो सके उन्हें सीधी लड़ाई से बचना होगा। उन्हें हीरो बनने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ जिंदा रहना है। वही उनकी असली जीत होगी। ये सुनने के बाद केलिन तुरंत पूछती है, ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम लड़ाई से बच सकें? काई उसे जवाब देता है, लेकिन उसका जवाब इतना अस्पष्ट और असामान्य होता है कि दोनों लड़कियां पूरी तरह से उलझन में पड़ जाती हैं। उसका अस्पष्ट जवाब सुनकर वे और भी ज्यादा बेचैन हो जाती हैं। कुछ पलों के लिए वे चिंता में डूबकर उसे चुपचाप घूरती रहती हैं कि वो असल में क्या कहना चाहता है। आखिरकार काई अपनी योजना समझाता है। उसे लगता है कि अपहरणकर्ता शायद आस पास के शहर की निगरानी कर रहे होंगे, उम्मीद कर रहे होंगे कि लड़कियां वहां भाग जाएंगी। नक्शे की ओर इशारा करते हुए वो समझाता है कि वेफर टाउन सबसे नजदीकी शहर है। अपहरणकर्ता ज्यादातर यही सोचेंगे कि भागने वाला कोई भी पहले वहीं जाएगा, इसीलिए सीधा रास्ता उन्हें सीधे दुश्मनों के हाथों में पहुंचा देगा। उत्तर की ओर जाने के बजाय काई एक बहुत ज्यादा जोखिम भरा लेकिन ज्यादा समझदारी वाला प्लान बताता है। वे जंगल के रास्ते दक्षिण की ओर यात्रा करेंगे और वहां से किसी दूसरे ठिकाने पर पहुंचेंगे। लेकिन जैसे ही काई अपनी योजना समझाना खत्म करता है, केलिन एक व्यावहारिक समस्या बताती है, हमारे पास पैसे नहीं है। ये सुनकर काई तुरंत वो पैसे निकाल लेता है जो उसने अपहरणकर्ताओं से चुराए थे। वो समझाता है कि ये पैसा उनके लिए अभी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उन्हें सुरक्षित यात्रा करनी है तो उन्हें नए कपड़े खरीदने होंगे ताकि कोई उन पर शक न करे। लेकिन लड़कियां अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। नीना, जो अब तक सब कुछ चुपचाप देख रही थी, आखिरकार काई से एक सीधा सवाल पूछती है, तुम हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? तुमने तो हमारे लिए इतना कीमती लेजेंडरी एलिक्सिर भी इस्तेमाल किया, और सच कहूं तो शुरुआत से ही तुम्हें हमें यह नहीं बताना चाहिए था कि तुम एक खुफिया एजेंट हो, है ना? तुम्हारी कहानी में कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं लगता। अब काई पूरी तरह से अपने झूठ में फंस गया है। वह घबरा जाता है और केवल अजीब तरह से सिर हिला पाता है। मन ही मन वह घबराने लगता है। उसे एहसास होता है कि वह सच छिपाने का बहुत बुरा काम कर रहा है। उसने जो कवर स्टोरी बनाई थी वह धीरे धीरे बिखर रही है। स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए वह जल्दी से अपना लहजा बदलता है और कहता है, तुम्हें मेरे ऊपर वालों को धन्यवाद देना चाहिए। अगर मुझे अपने आदेश नहीं मिले होते तो मैंने यह सब नहीं किया होता। लेकिन यह कमजोर बहाना भी ज्यादा देर नहीं टिकता, क्योंकि उसकी आंखें अचानक रेमी की ओर जाती हैं जो बिस्तर पर लेटी हुई है। उसे एहसास होता है कि रेमी उसे तब से चुपचाप घूर रही
थी। काई थोड़ा चौंक जाता है और घबराकर पूछता है, क्या तुम यह सब जाग रही थी? शांत आवाज में रेमी पुष्टि करती है कि वह जाग रही थी। इसका मतलब है कि उसने काई का पूरा अजीब और अधूरा झूठ शुरू से अंत तक सुना था। शर्मिंदा होकर काई तुरंत विषय बदल देता है। वह कहता है कि उन्हें अपनी योजना को थोड़ा और परिष्कृत करने की आवश्यकता है। फिर वह उन्हें बताता है कि अंधेरा होते ही उन्हें नदी पर जाकर खुद को साफ करना चाहिए, लेकिन दिन के दौरान उन्हें ठिकाने से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर किसी ने उन्हें देखा तो उनकी समस्याएं और बढ़ जाएंगी। लेकिन फिर नीना एक बेहतर विचार सुझाती है। वह बताती है कि वह शुद्धि जादू का उपयोग कर सकती है। यह सुनकर काई तुरंत अपनी योजना बदल देता है। वह तय करता है कि वह नदी पर जाकर खुद को साफ करेगा, जबकि नीना दूसरों को साफ करने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल करेगी। कैलीन थोड़ा आश्चर्यचकित दिखती है और पूछती है, अगर तुम नीना के जादू के बारे में जानते हो तो तुम खुद पर इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ऐसी कोई चीज खुफिया एजेंट के लिए बहुत उपयोगी होनी चाहिए। काई समझौता है कि शक्तिशाली जादू ध्यान आकर्षित करता है और एक खुफिया एजेंट के लिए अनावश्यक ध्यान सबसे बड़ा खतरा है। इस स्पष्टीकरण को सुनने के बाद भी कैलीन पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। उसे अभी भी लगता है कि काई कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। थोड़ी देर बाद नीना अपना शुद्धि मंत्र डालती है। उसके हाथों से एक नरम नीली चमक निकलती है और धीरे धीरे उसके दो दोस्तों को घेर लेती है। कुछ ही क्षणों में उनके शरीर पर लगी धूल, खून, गंदगी और थकान जादुई रूप से धुल जाती है। इस बीच काई उन्हें कुछ एकांत देने के लिए दूर चला जाता है। वह जंगल में गहराई में एक छिपे हुए झरने की ओर जाता है और अपने शरीर से गंदगी और थकान को साफ करता है। वहां बैठकर उसे आखिरकार आराम करने का एक पल मिलता है। दिनों के लगातार डर, तनाव और दबाव के बाद यह पहली बार है जब उसे सच में सांस लेने का मौका मिला है। थोड़ी देर आराम करने के बाद काई तीनों लड़कियों को इकट्ठा करता है। वह उनके सामने नक्शा खोलता है और अपनी अंतिम भागने की योजना समझाता है। थोड़ी देर बाद वह अपने ठिकाने से डराने वाले कवच का एक पूरा सूट निकालता है और उसे पहन लेता है। अब वह किसी आम खजाने के शिकारी की तरह नहीं दिखता, बल्कि एक खतरनाक बख्तरबंद शूरवीर की तरह दिखता है। उसकी उपस्थिति इतनी पूरी तरह से बदल जाती है कि कोई भी उसे पहली नजर में पहचान नहीं पाता। गंभीर आवाज में वह कहता है, मेरे पीछे रहो और ठीक वही करो जो मैं कहता हूँ। पूरी तरह से भेष बदलकर काई रात के अंधेरे में तीनों लड़कियों को उनके गंतव्य की ओर ले जाता है। फिर दृश्य एक सप्ताह बाद बदल जाता है। वे एक शहर के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं। अचानक रात के बीच में कोई आदेश चिल्लाता है। दूर से देखते हुए काई तुरंत नोटिस करता है कि शहर में असामान्य रूप से भारी सुरक्षा है। गार्ड हर जगह तैनात हैं। शहर में असामान्य हलचल है और पूरा स्थान ऐसा दिखता है जैसे कोई बड़ी आपातकाल घोषित की गई हो। उसके साथ ही जिन्होंने अब अपनी पहचान छिपाने के लिए लबादा पहन रखा है, ओल्डिया टाउन को देखते ही राहत की सांस लेते हैं। वे आखिरकार घर पहुंच गए हैं। जैसे ही रात के गार्ड को तीनों लड़कियों का पता चलता है, उसका चेहरा राहत और खुशी से भर जाता है। वह लगभग चिल्लाता है, लेडी कैलीन, लेडी नीना, लेडी रेमी, तुम सब सुरक्षित हो। यह बहुत बड़ी राहत की बात है। लेकिन श्रेय लेने के बजाय कैलीन तुरंत स्पष्ट कर देती है कि जो व्यक्ति वास्तव में उन सभी को बचाता है वह उनके सामने खड़ा बख्तरबंद शूरवीर है। उन्हें बताया कि अगर काई वहां नहीं होता तो वे तीनों शायद कभी वापस नहीं लौट पाते। यह सुनकर नाइट गार्ड पूरी तरह अभिभूत हो गया। उसने काई के सामने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और तहे दिल से उसका धन्यवाद किया। उसकी आवाज में गहरा सम्मान भरा हुआ था और वह सचमुच राहत महसूस कर रहा था कि तीनों लड़कियां सुरक्षित वापस आ गई हैं। फिर उसने तुरंत तीनों महिलाओं से कहा कि उन्हें पास के गेट हाउस में इंतजार करना चाहिए ताकि उनके लिए उचित एस्कॉर्ट की व्यवस्था की जा सके। माहौल से यह स्पष्ट हो जाता है कि काई का रास्ता उनसे अलग होने वाला है। तभी नीना काई की ओर मुड़ी और पूछा, अब तुम क्या करोगे? अपने हेलमेट के अंदर काई सचमुच पसीने से तर हो गया। उसने जवाब दिया, मैं कुछ समय के लिए इस शहर में रहूंगा। लेकिन कैलिन ने तुरंत उसे टोका और पूछा, तुम्हारा असली प्लान क्या है? फिर उसने सबसे खतरनाक सवाल पूछा, क्या तुम अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट करोगे? यह सवाल सुनकर काई हैरान रह गया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसका दिल रुक गया हो, क्योंकि सच तो यह था कि वह शुरुआत से ही झूठ बोल रहा था। कैलिन ने तुरंत कहा, तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए। अगर मैं तुम्हारा ठीक से भुगतान नहीं करूंगी तो मेरी इज्जत दांव पर लग जाएगी। काई ने तुरंत मना कर दिया और कहा, तुम मुझे बाद में चुका सकती हो, अभी मेरे पास रुकने का समय नहीं है। फिर नीना ने हिचकिचाते हुए कहा,
हमारा परिवार निश्चित रूप से आपके दयालुता का प्रतिफल भी देगा। लेकिन काई ने उसे बीच में ही टोक दिया और जवाब दिया, तुम भी मुझे बाद में चुका सकती हो। रेमी के लिए भी यही बात है। मन ही मन काई पूरी तरह से थक चुका था। खेल के विपरीत जहां सब कुछ अनुमानित था, असली दुनिया ने उसे हर पल सतर्क रहने के लिए मजबूर कर दिया था, जिससे उसके शरीर और दिमाग दोनों पर भारी असर पड़ा था। वह इतना थक गया था कि कवच पहने हुए भी उसे लग रहा था कि वह किसी भी पल गिर सकता है। अभी भी अपनी थकान छिपाते हुए उसने दृढ़ता से कहा, गार्डों के निर्देशों का पालन करो, एक अलग कमरे में जाओ और इंतजार करो। जब तक तुम सुरक्षित रूप से अपने घर नहीं पहुंच जाती, तब तक सतर्क रहना। हालांकि कैलिन उसकी अत्यधिक सावधानी के बारे में थोड़ा शिकायत करती है, फिर भी वह और नीना दोनों उसे ईमानदारी से धन्यवाद देती हैं। उनकी आवाजों में सच्चा सम्मान और कृतज्ञता भरी हुई थी, जिसे वे कभी नहीं भूलेंगी। तभी रेमी ने अचानक एक कोमल आवाज निकाली, जैसे वह उसे जाने से रोकना चाहती हो। उसने धीरे से काई के कवच को पकड़ लिया। पहली बार काई ने सीधे रेमी की ओर देखा। वह अभी भी अपना सिर ठीक से नहीं उठा पा रही थी। वह चुपचाप खड़ी रही, जैसे उसका दिल उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं था। फिर एक कोमल और हिचकिचाती आवाज में रेमी ने बस इतना कहा कि वह उसकी चेतावनी समझती है। उस क्षण नाइट्स के नेता ने कदम बढ़ाया और स्थिति को संभाला। उन्होंने काई को आश्वासन दिया कि अब से वह सब कुछ खुद संभालेगा। यह सुनकर काई ने बस सिर हिलाया और कहा, ठीक है, बाकी आप पर छोड़ता हूँ। बाकी नाइट्स तुरंत 3 लड़कियों को सुरक्षित निकालने लगे। नाइट्स का नेता काई द्वारा किए गए हर काम के लिए गहराई से आभारी था। फिर से सम्मानपूर्वक झुका और तहे दिल से उसका धन्यवाद किया। लेकिन काई ऐसे औपचारिक सम्मान से असहज महसूस कर रहा था। उसने जल्दी से अपने हाथ हिलाए, उसे रोकने की कोशिश की। हालांकि नाइट कमांडर ने भावनात्मक रूप से कहा, नाइट कमांडर ने, कृपया हमें आपको ठीक से धन्यवाद देने दें, हम तहे दिल से आपके आभारी हैं। काई ने घबराकर जवाब दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने जोड़ा, वैसे मैं अब शहर में जा रहा हूँ। नाइट कमांडर ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, जरूर, हमारे शहर में आपका हमेशा स्वागत है। यह सुनकर काई एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर बस इतना कहा, धन्यवाद। वे शब्द कहने के बाद वह जल्दी से चला गया। जैसे ही काई भागा, 2 नाइट्स ने चुपचाप उसे दूर जाते देखा। उनमें से एक फिर कमांडर की ओर मुड़ा और पूछा, सर, वह आदमी कौन था? नाइट कमांडर ने एक गहरी सांस ली और कहा, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उस पर विश्वास करना मुश्किल होगा। उसका भाव अचानक गंभीर हो गया। धीमी लेकिन भारी आवाज में उसने जारी रखा, वह इंसान नहीं था। वह मजाक के तौर पर ऐसा नहीं कह रहा था। उसने समझाया कि उसने गुप्त रूप से काई पर अपने मूल्यांकन कौशल का उपयोग किया था, लेकिन उसे इंसान के रूप में पहचानने के बजाय उसका कौशल पूरी तरह विफल रहा। यह केवल एक दुर्लभ वस्तु का पता लगा सका, कुछ ऐसा जो सामान्यतः केवल लेवल 8 डंगोन में दिखाई देता है। यह काई को एक दुर्लभ डंगोन वस्तु के रूप में दर्ज किया गया था। इसका मतलब था कि काई की असली पहचान, उसकी वास्तविक स्थिति और उसकी वास्तविक क्षमताएं पूरी तरह से अपठनीय थीं। यह सुनकर बाकी नाइट्स अवाक रह गए। यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि केवल सबसे मजबूत कुलों के कुलीन सदस्यों ने ही उस स्तर के डंगोन को साफ करने में कामयाबी हासिल की है। वे सभी याद करने लगे कि कैसे उस रहस्यमय बख्तरबंद बचावकर्ता ने आसानी से खतरनाक फ्रीड सिंडिकेट को धोखा दिया और बिना किसी हताहत के तीनों लड़कियों को सुरक्षित वापस ले आया। उनकी नजरों में काई अब सिर्फ एक बचावकर्ता नहीं रहा था, वह अपने दुश्मनों के लिए एक एकल व्यक्ति आपदा बन गया था। नाइट कमांडर ने फिर कहा कि पूरी यात्रा के दौरान काई ने एक सिद्धांत का पालन किया, उन 3 लड़कियों की सुरक्षा। शहर में प्रवेश करने के बाद भी उसने एक पल के लिए भी अपनी सतर्कता कम नहीं की। वो अपने आस पास हर हरकत पर नजर रखता था, हर कोने और हर संदिग्ध चीज को ध्यान से देखता था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लड़कियों को जरा भी चोट न पहुंचे। अब उन्हें समझ आ गया है कि कोई नौसिखिया ऐसा नहीं कर सकता। वह जरूर कोई ऐसा रहा होगा जिसने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी हों। नाइट कमांडर हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हैं, काश मैं उस कवच के पीछे का चेहरा देख पाता। उनकी नजरों में एक रहस्यमयी रक्षक की छवि पूरी हो चुकी है, एक गुमनाम योद्धा जिसने सभी की जान बचाई और फिर चुपचाप शहर में गायब हो गया। तभी एक और नाइट घबराकर बताता है कि उन्होंने उसकी पहचान तक नहीं जांची। वह कहता है कि प्रोटोकॉल के अनुसार ऐसा न करना एक तरह से कर्तव्य का उल्लंघन था और खतरनाक हो सकता था। लेकिन नाइट कमांडर तुरंत जवाब देते हैं, पागलपन मत करो, हम अपने रक्षक के साथ अपराधी जैसा व्यवहार नहीं कर सकते थे। वह संदिग्ध नहीं था, वह एक नायक था। उसे पूछताछ के लिए रोकना तो बस एक अपमान होता। फिर अचानक एक नाइट को कुछ और याद आता है। बचाव के दौरान
काई ने लीजेंडरी पोशंस का ऐसे इस्तेमाल किया जैसे वे आम चीजें हों, न कि अनमोल खजाने। यह याद आने पर एक नाइट धीरे से कहता है, अब जब मैं सोचता हूँ उसकी अविश्वसनीय ताकत अजीब नहीं लगती। जो व्यक्ति इतनी कीमती चीजों का बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर सकता है वह कोई आम ट्रेजर हंटर नहीं है। लेकिन फिर एक दिलचस्प मोड़ आता है। नाइट कमांडर को लीजेंडरी पोशंस के बारे में कुछ नहीं पता था। वह अपने आदमियों को पूरी तरह हैरान होकर देखता है। तब नाइट्स सब कुछ विस्तार से समझाते हैं। वे उसे बताते हैं कि उन्होंने पूरी कहानी सीधे तीनों लड़कियों से सुनी थी। उनके अनुसार तीनों चोटों, कमजोरी और थकान से पीड़ित थीं। फिर भी उस रहस्यमयी कवच वाले आदमी ने उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के लीजेंडरी पोशंस दिए। जैसे ही उन्होंने उन्हें इस्तेमाल किया, तीनों तुरंत ठीक हो गईं। उनकी कमजोरी, चोटें और उनके शरीर पर हर नकारात्मक प्रभाव कुछ ही पलों में गायब हो गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात सिर्फ चमत्कारी उपचार नहीं थी। असली अविश्वसनीय बात यह थी कि उस रहस्यमयी आदमी ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं की, कोई इनाम नहीं मांगा, कोई एहसान नहीं किया और कोई शर्त नहीं रखी। उसकी एकमात्र चिंता लड़कियों की जान बचाना थी। इसीलिए उसने वे अनमोल पोशंस बिना सोचे समझे दे दिए। यह कहने के बाद दोनों नाइट्स अविश्वास में हंसते हैं। वे तय नहीं कर पाते कि वह आदमी पूरी तरह से पागल है या एक महान शिकारी। यह सुनकर नाइट कमांडर भी अवाक रह जाते हैं। उन्हें अब स्थिति की गंभीरता पूरी तरह समझ आ जाती है। उनके चेहरे पर गंभीरता आ जाती है और एक पल भी बर्बाद किए बिना वह एक जरूरी आदेश देते हैं। इस मामले की तुरंत अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट करो, हंटर्स गिल्ड को भी सूचित करो। उन्हें बताओ कि शहर में एक रहस्यमयी योद्धा प्रकट हुआ है। उसकी पहचान अज्ञात है और उसकी शक्ति का स्तर मापना असंभव है। उसका रैंक हमारी किसी भी माप से परे है। आदेश सुनकर सभी नाइट्स तुरंत चले जाते हैं। कहानी फिर उन 3 लड़कियों का परिचय कराती है जिन्हें काई ने बचाया था। सबसे पहले केलिन की पहचान उजागर होती है। केलिन हिएस्ट ड्यूक की बेटी है जो साम्राज्य के सबसे ऊंचे कुलीन परिवारों में से एक है। इसका मतलब है कि काई ने अनजाने में साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली कुलीन घरानों में से एक की बेटी को बचाया था। फिर नीना की पहचान उजागर होती है। वह भी कोई आम लड़की नहीं है। वह पवित्र चर्च की संस्थापक वंश की है। उसके अस्तित्व में न केवल प्रतीकात्मक मूल्य है बल्कि महान राजनीतिक महत्व भी है। अगर उसे कुछ हो जाता तो उसके परिणाम न केवल उसके परिवार को बल्कि पूरे धार्मिक व्यवस्था को प्रभावित करते। फिर रेमी आती है। वह एक शक्तिशाली नेता की बेटी है जो अनगिनत वाणिज्यिक संगठनों का नेतृत्व करता है। उसके परिवार का साम्राज्य भर में धन, व्यापार और व्यवसाय के माध्यम से भारी प्रभाव है। अब हर कोई समझ जाता है कि यह बचाव वास्तव में कितना महत्वपूर्ण था। काई ने सिर्फ 3 लड़कियों को नहीं बचाया, उसने साम्राज्य के 3 सबसे बड़े शक्ति स्तंभों को गिरने से बचाया था। इसीलिए उसके द्वारा किए गए काम का मूल्य लगातार बढ़ता जा रहा है। कथावाचक बताता है कि सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन सभी को बचाने के बाद काई ने किसी भी इनाम को स्वीकार करने से पूरी तरह इनकार कर दी। इतना ही नहीं, वह रहस्यमयी आदमी स्पष्ट रूप से कोई साधारण लड़ाका नहीं था। लेवल 8 डंगोन में पाया जाने वाला दुर्लभ आइटम इस बात का पर्याप्त सबूत था कि वह एक अत्यंत अनुभवी शिकारी था। नाइट कमांडर का मानना है कि अब कोई संदेह नहीं है। उनके विचार में रहस्यमयी आदमी एक गुप्त संगठन से संबंधित होना चाहिए जो साम्राज्य के सीधे नियंत्रण से परे काम करता है। एक छिपी हुई शक्ति जिसे पीस कीपिंग फोर्स के नाम से जाना जाता है। इस बीच इन सभी गलतफहमियों और अनुमानों से पूरी तरह अनजान हमारा नायक आखिरकार पहली बार ओल्डिया शहर को देखता है। जब वह सावधानी से चारों ओर देखता है तो उसे एहसास होता है कि सड़कें, इमारतें और बाकी सब कुछ खेल की तरह ही है। काई अब उस दुनिया में कदम रख चुका था जिसके बारे में उसने कभी सिर्फ ख्वाब देखा था। सामने ही उसे ट्रेजर हंटर्स गिल्ड की बिल्डिंग दिखी। उसे देखते ही काई को सब याद आ गया क्योंकि गेम खेलते वक्त वो यहाँ बार बार आता था। शहर की हर एक गली को एक्सप्लोर करने का मन तो था पर शरीर इतना थक चुका था कि बस गिरने ही वाला था। गलियों से गुजरते वक्त लोग उसे घूरते ही जा रहे थे। एक छोटा बच्चा उसे बड़ी हैरानी से देख रहा था तो काई सोचने लगा कि आखिर इन लोगों को क्या हो गया है। उसने सोचा था कि शहर के लोग हमेशा ऐसे ही भारी भरकम कवच पहनकर घूमते होंगे, पर तभी उसे असली वजह समझ आई। उसके अनोखे कवच से हल्की रोशनी निकल रही थी जिसकी वजह से सब उसे देख रहे थे। थकावट से चूर, काई ने तय किया कि सबसे जरूरी काम है कहीं आराम करने की जगह ढूंढना। लेकिन तभी एक छोटी बच्ची दौड़कर आई और उसका पैर पकड़ लिया। उसने चिल्लाकर कहा, वाह, आप कितने कूल लग रहे हो।
काई अचानक बीच सड़क पर ही हैरान होकर जम गया। इसी बीच शहर के दूसरी तरफ एक आलीशान हवेली में राहत भरी एक जोरदार चीख सुनाई दी। कैलिन के पिता ने उसे कसकर गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुस्कुराते हुए कैलिन ने कहा, पिताजी, आपको इतना रोने की जरूरत नहीं है। आप कब तक रोते रहेंगे? इस भावुक पल के बीच उसके पिता ने अचानक देखा कि कैलिन बिल्कुल ठीक खड़ी है। उन्होंने तुरंत उसकी हालत के बारे में पूछा। मुस्कुराते हुए कैलिन ने बताया कि उसके घायल पैर को लेजेंडरी पोशन से पूरी तरह ठीक कर दिया गया था। उसने घूमकर दिखाया कि वह पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। उसने उत्साहित होकर अपने पिता को बताया कि रहस्यमयी नाइट ने उसे वो लेजेंडरी पोशन ऐसे ही दे दिया जैसे कोई मामूली चीज हो। उसने आगे कहा, उन्होंने बिना हिचकिचाए मुझे दे दिया और जब मैंने धन्यवाद कहना चाहा तो उन्होंने बस एक ही बात कही कि अगर कभी मौका मिले तो उनकी मदद कर देना। मुझे पक्का यकीन है कि उन्हें पता था कि मैं ड्यूक की बेटी हूं, पर फिर भी उन्होंने कोई इनाम नहीं मांगा। यह सुनकर कैलिन के पिता हैरान रह गए। फिर उन्होंने एक रिपोर्ट उठाई और ध्यान से पढ़ने लगे। रिपोर्ट पढ़ते हुए उन्होंने पूछा, क्या यह पक्का हो गया है कि सभी लड़कियों को एक ही इंटेलिजेंस एजेंट ने बचाया है? यह सुनकर कैलिन को बड़ा अचरज हुआ, क्योंकि उसने तो सोचा था कि उसके पिता ने ही काई को भेजा होगा। पर ड्यूक ने तुरंत मना कर दिया और कहा कि उनका ऐसे किसी ताकतवर इंसान से कोई लेना देना नहीं है। काई की अजीब और अधूरी बातें कैलिन को याद आने लगीं और वह सोचने लगी कि उन्हें बचाने के पीछे उसका असली मकसद क्या था। ड्यूक ने अंदाजा लगाया कि एक इंटेलिजेंस एजेंट के तौर पर काई का मिशन शायद किडनैपर्स को पकड़ना रहा होगा। उन्हें यह भी लगा कि काई के पास रेड फ्लीट सिंडिकेट की पहले से ही खबर थी। हालांकि उन्हें अभी भी यह नहीं पता था कि उसका मिशन रेड फ्लीट को पकड़ना था या कैलिन और बाकियों को बचाना। फिर भी उन्होंने काई को धन्यवाद का एक आधिकारिक खत भेजने का फैसला किया। कैलिन ने तुरंत अपने पिता की मदद करने की पेशकश की, लेकिन ड्यूक ने उसे रोक दिया, यह चेतावनी देते हुए कि ऐसा करने से काई और भी बड़े खतरे में पड़ सकता है। उन्होंने समझाया कि एक इंटेलिजेंस एजेंट की पहचान हमेशा गुप्त रहनी चाहिए, क्योंकि इसका खुलासा उसकी जान ले सकता है। यह सुनकर कैलिन ने पूछा कि क्या वह सचमुच जानता है कि काई किस संगठन के लिए काम करता है? ड्यूक ने जवाब दिया, हाँ। उन्होंने समझाया कि 2 दिन पहले उन्हें पक्की खबर मिली थी कि वेफर टाउन के पास पूरा रेड फ्लीट सिंडिकेट पकड़ा गया था। वेफर टाउन का नाम सुनते ही कैलिन को सब समझ आ गया। काई को पहले से ही पता था कि दुश्मन कहाँ है, इसीलिए उसने जानबूझकर उन्हें लंबे रास्ते से ले गया था ताकि सीधा टकराव न हो। रिपोर्ट को ध्यान से देखते हुए ड्यूक ने कहा कि उनके शक की पुष्टि हो गई है। उन्हें विश्वास था कि रेड फ्लीट को पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि इंपीरियल वेंडर था, जो सीधे शाही राजधानी के अधीन काम करने वाली एक गुप्त यूनिट थी। यह नाम सुनते ही कैलिन पूरी तरह चुप हो गई। यह एक महान गुप्त बल था जो पूरे साम्राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। यह दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रेजर हंटर्स से बना था, एक ऐसी शक्ति जो सबसे ताकतवर लोगों में भी बेजोड़ थी। ड्यूक ने निष्कर्ष निकाला कि काई शायद उस संगठन में एक उच्च पद पर हो और उसे अकेले काम करने का पूरा अधिकार हो। फिर उन्होंने कैलिन को काई की असली पहचान कभी भी जाहिर न करने की सख्त चेतावनी दी। यह सब सुनने के बाद कैलिन हैरान थी, लेकिन उसने चुपचाप उसका राज रखने का वादा किया। ड्यूक ने फिर फैसला किया कि वह काई को उसके अनोखे कवच से ढूंढेगा। उन्होंने कैलिन को लिफिया को ढूंढने का आदेश दिया ताकि वे अपने रहस्यमयी उद्धारकर्ता को आमंत्रित कर सकें। कैलिन तुरंत अपने पिता के आदेश का पालन करने के लिए निकल पड़ी। अकेले रह गए ड्यूक अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठ गए, गहरी सोच में डूबे हुए। उन्होंने मन ही मन कसम खाई कि चाहे कितना भी वक्त लगे, वह उस आदमी को जरूर चुकाएंगे जिसने उनकी बेटी की जान बचाई थी। उन्हें यह भी यकीन था कि बाकी बचाई गई लड़कियों के परिवार, जो उतने ही ताकतवर थे, शायद यही सोच रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप अगले एपिसोड के लिए उत्साहित हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगला एपिसोड मिस न करें।